हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि मॉस और मॉर्केंशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन 1 शैवाल, ऑप्शन 2 अनावृत बीजी, ऑप्शन 3 ब्रायोफाइटा, ऑप्शन 4 टेरिडोफाइटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ब्रायोफाइटा। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 20-21। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कर्नाटक। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य है। किस राज्य का नृत्य है। नाम से ही स्पष्ट है कि मणिपुर राज्य का नृत्य है मणिपुरी। आपको बता देते हैं कि ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है सत्रिया। सत्रिया नृत्य जो है वो असम राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है ओडिसी। ओडिसी जो है उड़ीसा राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है कथक। कथक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर जो है वो ऑप्शन 1 है। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य की एक प्रमुख शैली है। मणिपुरी नृत्य की एक प्रमुख शैली है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है। बैलों को सम्मानित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र राज्य में, क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। बैलों को खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है, तो बैलों को सम्मानित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में। लेकिन पूछा गया है कि उस उत्सव का नाम क्या है। तो उस उत्सव का नाम है पोला महोत्सव, जो कि ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। आपको यहाँ पर जो भी प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं ये गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आपको इन प्रश्नों का अभ्यास अच्छे से करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता किर्गिस्तान करते हैं। यानी कि स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि सदनम पीवी बालकृष्णम को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है और नृत्य से संबंधित भी प्रश्न है ये। तो पूछा गया है कि सदनम पीवी बालकृष्णम को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कथकली। आपको पता होना चाहिए कि जो कथकली नृत्य है वो केरल राज्य का नृत्य है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य है और कौन से राज्य का नृत्य है। आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपको पता होगा तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। लेकिन पूछा तो ये गया था ना कि सदनम पीवी बालकृष्णम को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कथकली नृत्य के लिए पीवी बालकृष्णम को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। तो आपको पता है ना कि भारत के मध्य में से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। और कितने राज्यों में से गुजरती है।
8 राज्यों में से गुजरती है और जो कि देश की जलवायु को प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कर्क रेखा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि सन 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी। विजय हजारे ट्रॉफी का जो संबंध है वो खेल क्षेत्र से है और कौन से खेल से, क्रिकेट से संबंधित है। तो पूछा गया है कि 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा है कि कौन से सन में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। कौन से सन में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई। आपको पता होगा कि कौन से सन में, 1991 में। और उस समय आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उसी समय 1991 में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो आपको पता है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 1881। सन 1881 में भारत में पहली संपूर्ण जनगणना की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से कथकली नृतक से संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कथकली नृतक से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए हुए हैं नृतक, उनमें से कौन सा नृतक जो है वो कथकली नृतक से संबंधित है, यानी कि कथकली नृतक है। तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन 4 है, जिसमें लिखा हुआ है कुंचु कुरूप। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है दर्शना जावेरी, दर्शना जावेरी जी का संबंध किस नृत्य से है, मणिपुरी नृत्य से है। आपको पता है कि जो मणिपुरी नृत्य है वो मणिपुर राज्य का नृत्य है। अब आप देखिए कि जो ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है वेम्पति चिन्ना सत्यम, इनका जो संबंध है वो किस नृत्य से है, कुचिपुड़ी नृत्य से है। और आपको पता है ना कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो तो आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। अगला आप देख सकते हो ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है शोभना नारायण, इनका संबंध कथक नृत्य से है। और कथक नृत्य कौन से राज्य का नृत्य है, उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि कथकली नृतक कौन है, तो कथकली नृतक जो है वो ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है कुंचु कुरूप, इनका संबंध कथकली नृत्य से है। और कथकली नृत्य जो है वो केरल राज्य का नृत्य है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न में पूछा गया है 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। मिहिर सेन जो थे वो भारतीय थे और इनके बारे में कहा गया है कि 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न में पूछा गया है कि सन 2022-23 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि एबीसी, एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था। तो यहाँ पर सन 2022-23 का पूछा गया है, क्योंकि आपको जो यहाँ पर ये प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं ये 2022 में पूछे गए प्रश्न है और एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आप अगर एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको निश्चित रूप से इन प्रश्नों का अभ्यास करना ही चाहिए और अपनी तैयारी को जांचना चाहिए कि आप कितनी बेहतर तैयारी कर रहे हो और आपको और कितनी बेहतर तैयारी करना अभी बाकी है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, अगर हम 2022-23 का देखें तो 2022-23 में
एबीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? ऑप्शन एक में लिखा हुआ है प्रताप पवार। ये करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न है, तो आपको इन प्रश्नों के माध्यम से ये देखना चाहिए कि परीक्षा में करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो किस पैटर्न से पूछे जा रहे हैं। तो आपको हम यहाँ पर वर्तमान का भी बता देते हैं कि 2023-24 के लिए एबीसी का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसके लिए आप ध्यान रखना, श्रीनिवासन के स्वामी। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, श्रीनिवासन के स्वामी जी को एबीसी का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है सन 2023-24 के लिए। और 2022-23 का प्रश्न में पूछा गया था, क्योंकि 2022 का पेपर है तो करंट अफेयर में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा 2022-23 से संबंधित। और यहाँ पर ऑप्शन एक सही आंसर होगा प्रताप पवार। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रश्न में पूछा गया है कि बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक रिक्त स्थान थे। यानी कि बुद्ध क्या थे? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। पूछा गया है कि बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक रिक्त स्थान थे, क्षत्रिय थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, शतरंज। शतरंज खेल में चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न में पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में पार्टियों के रूप में रिक्त स्थान होते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में पार्टियों के रूप में होते हैं दो या उससे अधिक देश। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है दो या उससे अधिक देश। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात हो रही है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में पार्टियों के रूप में रिक्त स्थान होते हैं दो या उससे अधिक देश, दो या उससे अधिक राज्य, दो भिन्न शहर, दो या उससे अधिक प्रांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, दो या उससे अधिक देश। अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में पार्टियों के रूप में दो या उससे अधिक देश होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है? तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और आपको पता होगा कि कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं और कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर परमवीर चक्र पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही आंसर होगा, जबकि ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड खेल दिवस पर दिए जाते हैं, लेकिन परमवीर चक्र जो है पुरस्कार वो राष्ट्रीय खेल दिवस पर नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न में पूछा गया है कि दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू माह में मनाया जाता है। यानी कि कौन से हिंदू माह में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो दशहरा है वो आश्विन माह में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न में पूछा गया है कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा कौन से महीने के दौरान होती है? तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा रिक्तिस्तान और रिक्तिस्तान के दौरान होती है। तो इसका सही आंसर है अक्टूबर और नवंबर। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर हम आपको 40 प्रश्न हल करवाएंगे, तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिए और खुद ही हल करने का पहले प्रयास कीजिए। उसके बाद आप वीडियो में सॉल्यूशन देखें कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव रिक्त स्थान के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य।
ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्य, और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 कि जीवाश्म ईंधन के जलने से यानी कि कोयला और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में आपको पता होना चाहिए कि एलपीजी गैस जो है वो पेट्रोलियम से ही हमें प्राप्त होती है। पेट्रोलियम क्या होता है? तेल होता है। पेट्रोलियम क्या है? तेल है। क्योंकि आपको पता होगा कि पेट्रोलियम का फुल फॉर्म क्या होता है? पेट्रा प्लस ओलियम होता है। और पेट्रा मतलब तो क्या होता है? चट्टान होता है। और ओलियम मतलब होता है तेल, यानी कि चट्टानों से निकलने वाला जो तेल है वो पेट्रोलियम कहलाता है। और पेट्रोलियम में से पेट्रोलियम के जो घटक है उनको अलग किया जाता है, और जब घटकों को अलग किया जाता है तो ही उसमें से एलपीजी निकलती है। पेट्रोल अलग होता है, डीजल अलग होता है। और ये किस विधि से अलग किए जाते हैं? प्रभाजी आसवन विधि से अलग किए जाते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से, क्योंकि जब हम पेट्रोल या फिर डीजल या फिर कोयला इन सबको जलाएंगे तो आपको पता है कि प्रदूषण तो होता ही होता है। लेकिन पूछा यह गया है कि प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है गुप्त ऊष्मा को कम करके, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है प्रदाह का तापमान कम करके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। प्रश्न में पूछा गया है कि मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो रिक्त स्थान से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। तो यहाँ पर आपको ये तो पता होना चाहिए मानव शरीर के पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र जो है, तंत्र किसे कहते हैं? अंगों से मिलकर ही तंत्र का निर्माण होता है। आपको पता होगा कि मानव शरीर है, मानव शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको कहते हैं उत्तक। उत्तकों के समूह से क्या बनता है? अंग बनता है। और अंगों के समूह से क्या बनता है? तंत्र बनता है। और तंत्रों के समूह से क्या बनता है? शरीर बनता है। तो हमारे शरीर में पाचन तंत्र है। तो पाचन तंत्र में आपको पता है कि मुख से आप खाना खाते हो, और मुख में ही होते हैं दांत और जीभ। और फिर आपको पता है कि जो खाना है वो मुख गुहिका से जाता है। और यही तो प्रश्न में कहा गया है कि जो हमारा मानव शरीर में भोजन है जो वो एक सतत नली से गुजरता है जो कि मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। तो इसके बाद आपको पता है मुख गुहिका के बाद क्या आता है? ग्रास नली आता है। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है, और उसके बाद गुदा में जाता है। तो इस तरह से ये भोजन जाने का मार्ग होता है जो कि मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, सतत नली। तो यहाँ पर तो प्रारंभ पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही आंसर होगा, मुख गुहिका। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आपको यहाँ पर बता देते हैं कि ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है गरीबी उन्मूलन, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन यहाँ पर तो पूछा गया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर है, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित कमीशन्ड किया था? तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित कमीशन्ड किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न में पूछा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 1948। 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अशोक। अशोक मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो आपको पता है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो कौन से संविधान संशोधन में संशोधन हुआ है? 42वें संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? सन 1976 में। और 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन है वो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, और संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से? एक शब्द तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है पंथ निरपेक्ष, और उसके अलावा 2 शब्द और हम आपको बता देते हैं। दूसरा शब्द है समाजवाद, और तीसरा शब्द आप ध्यान रखिए अखंडता। तो ये तीनों शब्द ही भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जोड़े गए हैं। कौन कौन से 3 शब्द? पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में किया गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? हरित क्रांति का कौन सा घटक नहीं है? ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज, तो ये तो हरित क्रांति का घटक था। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है एकाधिक फसल पैटर्न, ये भी था। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है उर्वरक और रसायनों का उपयोग, तो ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन 2 में जो लिखा हुआ है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये हरित क्रांति का घटक नहीं था। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30। प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय संविधान के मूल लेख में रिक्त स्थान अनुच्छेद थे। तो कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, सन 2003। सन 2003 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली, आपको पता होगा कि जो ये मोहिनी अट्टम नृत्य है ये कौन से राज्य का नृत्य है? केरल राज्य का नृत्य है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली के निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, जयप्रभा मेनन। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न में पूछा गया है कि 21 जनवरी 2022 को 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इन 3 राज्यों में शामिल नहीं है?
इनमें से एक राज्य ऐसा है जिसने अपना 50वां स्थापना दिवस नहीं मनाया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। नागालैंड राज्य ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस नहीं मनाया है, जबकि मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर इन तीनों राज्यों ने 50वां स्थापना दिवस 21 जनवरी 2022 को मनाया है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। प्रश्न में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह में मनाई जाती है। कौन से हिंदू माह में मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 वैशाख। वैशाख माह में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिनको राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिनको राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 रुक्मणी देवी अनरुटेल, इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। प्रश्न में पूछा है कि 1919 में गांधी जी ने रिक्तस्थान के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो 1919 में कौन सा एक्ट आया था? रोलेट एक्ट आया था। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर है। 1919 में गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। प्रश्न में पूछा है तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 छऊ नृत्य शैली। और जो छऊ नृत्य है ये कौन से राज्य का नृत्य है? पश्चिम बंगाल राज्य का नृत्य है। इसके अलावा जो सत्रिया नृत्य है वो असम राज्य का नृत्य है। ओडिसी नृत्य उड़ीसा राज्य का नृत्य है। और कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन 4 छऊ नृत्य शैली यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिकाए जैसे रिक्तस्थान होते हैं। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिकाए जैसे क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। प्रश्न में पूछा है 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में रिक्तस्थान की स्थापना की गई थी और इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक हुई थी और बैठक में किसकी स्थापना की गई थी ये पूछा गया है। लेकिन ऐसा बताया गया है कि इसमें नेता कौन कौन थे? भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में की गई थी और इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।